1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई थी। इस क्रांति की शुरुआत तो हुई सैन्य विद्रोह के रूप में थी, परंतु बाद में धीरे धीरे यह एक ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जनव्यापी आंदोलन के रूप में शुरू हो गई। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है। इसे सभी विद्वानों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग नाम दिया। कोई इसे सिपाही विद्रोह कहता है, कोई स्वतंत्रता संग्राम, कोई सामंतवादी प्रतिक्रिया, कोई जन क्रांति, कोई राष्ट्रीय विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र, ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध और सभ्यता व बर्बरता, इस तरह के बहुत सारे नाम दिए गए हैं। यह क्रांति लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के रूप में शासन के दौरान ही शुरू हुई थी। इसके कई कारण रहे हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। इनके अलावा सबसे बड़ा था राजनीतिक कारण, जो इन सबसे बड़ा था। पहला, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत दबाव पूर्वक जिन राजाओं के बच्चे नहीं होते वे एक दत्तक पुत्र को मानते नहीं थे और इस तरह के राज्य को वे अपने राज्य में मिला लेते थे। दूसरा, अवध का विलीनीकरण। अंग्रेजों ने 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिला लिया, जिससे वहां के सैनिक बेकार हो गए, जमींदारों की जागीरें छीनने लगे। इससे उत्तेजित होकर लोगों ने इस क्रांति में अपना तन मन धन से भाग लिया। अगला था सम्राट का अपमान। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह की संपत्ति छीनकर उसके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया, अतः सम्राट ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति में नेतृत्व प्रदान किया। उसके अलावा है प्रशासनिक नीति। उच्च पद पर अंग्रेजों के लिए और निम्न पद भारतीयों के लिए सुरक्षित थे। वेतन और पदोन्नति में भी पक्षपात किया जाता था। इससे भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। नाना साहब के साथ अनुचित व्यवहार। नाना साहब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों ने उन्हें भी पेंशन देनी बंद कर दी, क्योंकि वो हड़प नीति के अंतर्गत ये ऐसा किया गया। इसलिए अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की योजना का सूत्रपात 1857 की क्रांति के रूप में हो गया। अब हम जानेंगे कि 1857 में धार्मिक और सामाजिक कारण क्या थे। धार्मिक परिवर्तन के लिए ईसाई पादरी भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। उनका साथ सरकारी अधिकारियों ने दिया। इसके कारण अनेक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बन गए, जिससे अंग्रेजों के प्रति असंतोष फैल गया और लोगों को लगने लगा कहीं हम भी इसी तरह से ना बन जाएं। दूसरा था विलियम बेंटिक के सुधार। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा, बाल विवाह आदि पर रोक लगा दी। इससे हिंदुओं ने इसे अपने धर्म में हस्तक्षेप समझा। इसके अलावा हम जान सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार ने भी भारतीयों के अंदर असंतोष फैला दिया था। उन्हें विश्वास हो गया था अंग्रेज उन्हें जरूर से जरूर ईसाई ही बनाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने कानून द्वारा धर्म परिवर्तन किया। पैतृक संपत्ति में हिस्सा या भाग लेने का निर्णय दे दिया गया। ये लाभ केवल ईसाई बनने वालों को ही मिलता। इसमें भारतीयों में असंतोष फैल गया। इसके अलावा अंग्रेज रंग भेद की नीति भी प्रयोग करते थे। वे भारतीयों को हीन दृष्टि से देखते थे और हिंदू और मुसलमानों को कट्टरपंथी और निर्दयी समझते थे। जानेंगे आर्थिक कारणों को। पहला है किसानों का शोषण। कंपनी सरकार के नवीन भूमि प्रबंध के कारण भारतीय किसानों की दशा पहले से खराब थी। जो कंपनी ने भूमि कर बढ़ा दिया तो इसकी वजह से वे लोग और भी गरीब होते चले गए। इससे अंग्रेजी शासन के प्रति किसानों विरुद्ध हो गए। अगला है भारतीय उद्योग धंधों का नष्ट होना। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अपने कच्चे माल के लिए, बाजारों के लिए भारत को साधन बनाया। इसी के लिए उन्होंने इसे गुलाम बनाया था, जिसके कारण भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो गए और भारतीय जनता अंग्रेजों से रुष्ट हो गई। अगला है जमींदारों के साथ अन्याय। कंपनी या सरकार ने जमींदारों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया और अनेक जमींदारों के अधिकार छीन लिए। इनका किसानों पर विशेष प्रभाव था, इसलिए उन्होंने भारतीय किसानों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़का दिया। अगला है भारत में अंग्रेजी राज्य स्थापित हो जाने के बाद भारतीय धन विदेश पहुंचने लगा। इसका भी असर भारतीय जनता पर पड़ा। अगली है व्यापारिक नीति।
भारतीय व्यापारिक वस्तुओं पर इंग्लैंड में बहुत कर लगाया जाता था, जिससे भारत में आने पर उस सामान की कीमत ज़्यादा हो जाती थी। लेकिन इंग्लैंड के अंदर जब भारत से सामान जाता था उस पर ज़्यादा शुल्क नहीं था, जिससे स्थानीय व्यापारी जो भारत में रह रहे थे उनका धंधा पानी सब चौपट होता जा रहा था। अगला है आर्थिक शोषण। भारत का कच्चा माल इंग्लैंड ले जाया जाता और वहां से माल को बनाकर भारत में बेचा जाता था। इस प्रकार भारत का आर्थिक शोषण अंग्रेजों ने खुलकर किया। इससे भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष पहले से ही फैल गया था। है सैन्य कारण। पहली थी भेदभाव की नीति। कंपनी के सैनिक अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव करते थे। सेना के उच्च पदों पर केवल अंग्रेजी सैनिक नियुक्त किए जाते थे। अंग्रेज सैनिकों को की अपेक्षा भारतीयों को कम वेतन दिया जाता था। इससे भारतीय सैनिकों में विद्रोह की भावना जागृत हुई। उसके अलावा अंग्रेज सैनिक भारतीय सैनिकों को भद्दी भद्दी गालियां भी देते थे। उनमें काला रंग भेद के हिसाब से काला बोल के उनको अपमानित करते थे। उसके अलावा भारतीय सैनिक समुद्री यात्रा को अपना धर्म विरुद्ध समझते थे, लेकिन कंपनी के अधिकारी उन्हें समुद्री यात्रा के लिए बाध्य करते थे। पहले में तो भारतीय सैनिकों को युद्ध के समय विशेष भत्ता और पेंशन दिया जाता था, लेकिन कंपनी ने जब साम्राज्य का विस्तार कर दिया तो ये करना भी बंद कर दिया। उसके अलावा जो हमारा पहले तात्कालिक कारण था वही अभी भी था, उसी में शामिल हो गया, क्योंकि भारतीय सैनिकों को नए कारतूस दिए गए, उनमें वही प्रॉब्लम हो गई, समस्याएं होती चली गई, बढ़ती चली गई। अब हम 1857 की क्रांति के कारणों को जानेंगे और हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण थे जिनके कारण इस क्रांति का होना शुरू हुआ। 1857 की क्रांति के अगर हम कारणों के बारे में जानेंगे तो ये कई हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक कारण, धार्मिक और सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण और तात्कालिक कारण। इनमें अगर बोला जाए तो सबसे महत्वपूर्ण था तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में सबसे बड़ी बात थी कि चर्बी वाले कारतूस की घटना। अगर सन 1856 में भारतीय सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस दिए गए थे। इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई होती थी और इन्हें प्रयोग करने से पहले दांत से काटकर खोलना पड़ता था। इसलिए हिंदू और मुसलमान सैनिकों में इससे असंतोष फैल गया। मार्च सन 1857 में बैरकपुर छावनी में कुछ सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। जब उन्हें प्रयोग करने के लिए विवश किया गया तो मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने अंग्रेज सैनिक अधिकारी मेजर हसन को गोली मार दी। इस आरोप में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे के साथी इसे सहन न कर सके और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति कर दी और यह क्रांति धीरे धीरे संपूर्ण देश में फैल गई। यहीं से 1857 की क्रांति का आरंभ माना जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। बहादुर शाह जफर दिल्ली के प्रतीकात्मक नेता थे। असली बागडोर बख्त खां के हाथों में थी, जो सेना का प्रधान थे और उस समय भारत के गवर्नर जनरल, यानी 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इसके अलावे भारत के इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के मुख्य कारण हम मान सकते हैं एकता, संगठन और साधनों की कमी को। इसके अलावा बंगाल के जमींदारों ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अंग्रेजों को मदद भी दी। भारत के बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से यह धारणा को जन्म दिया कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन वास्तव में 1857 का विद्रोह मात्र केवल एक सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि इसमें समाज का प्रत्येक वर्ग शामिल था। विद्रोह में लगभग 1.5 लाख लोगों की जानें गई थी। 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम हुए उन्हें हम अब जानेंगे। पहला था 1857 के विद्रोह के बाद 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित करके भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। दूसरा था भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा।
तीसरा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म करके भारत सचिव के 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना कर दी गई। चौथा है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील आयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया। पांचवा है भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी। ये सब उसके बाद होने वाले प्रभाव में या परिणाम के रूप में हम समझ सकते हैं। 1857 की क्रांति की चिंगारी से झारखंड भी अछूता नहीं रहा। यह झारखंड के लिए कोई अचानक होने वाली घटना नहीं थी। इससे पहले 1855 में राजमहल के संथाल में विद्रोह की घटना घट चुकी थी। झारखंड में 1857 की क्रांति का कारण भी वही थे। दानापुर कैंट के सिपाही एवं शाहाबाद के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किए गए विद्रोह की सूचना ने यहाँ के सैनिकों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित कर दिया था। 2 अगस्त 1857 को रांची के डोरंडा छावनी में भी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। डोरंडा में जय मंगल पांडे के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह किया था। यहाँ के प्रमुख विद्रोही सैनिक थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, सूबेदार नादेर अली, नीलांबर एवं पीताम्बर। 1857 के पूरे भारत में कानपुर के बाद पहला सामूहिक फांसी का क्रूर नाटक अंग्रेजों ने रांची के वर्तमान शहीद चौक में खेला था। छोटा नागपुर में इस महासंग्राम के बलिदानियों की कुर्बानी का ये आलम था कि दर्जनों विद्रोही नायकों को फांसी में लटकाने के बावजूद अंग्रेज शासकों के पांव इस क्षेत्र में उखड़ गए और करीब 1 साल तक छोटा नागपुर का क्षेत्र अंग्रेजों का शासन ठप रहा। विवरण के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1857 का यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज के सभी वर्ग एक साथ एक जगह एकजुट हुए। चाहे भले ही हमें जो लक्ष्य में चाहिए था वो ना मिला हो, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद में के बीज बो दिए थे।